नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन पर। आज अपन बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के लिए धातु, अधातु और उनसे बनने वाले सामान्य यौगिक। यानी कि आज की क्लास है उसमें अपन साइंस की बात करेंगे और साइंस के अंदर ये हमारा टॉपिक रहेगा धातु, अधातु एवं यौगिक। अगर आपने पिछली 3 क्लासेज नहीं देखी तो उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही आपके लिए बेनिफिट मिलने वाला है इन क्लासों से। ये इसका धातु अधातु का दूसरा पार्ट है और वैसे ये चौथी क्लास है। इसमें हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी देख चुके हैं और ये प्रश्न, आज के प्रश्न ऐसे हैं कि अगर ये आपने सही कर दिया ना तो समझ लो कि आपको नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि बात करें सामान्य विज्ञान की तो इससे अच्छे प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ही राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है और बोर्ड में पेपर भी यहीं से बनते हैं। हालांकि देखो, बनने को कहीं से बन जाए लेकिन ऑथेंटिक सोर्स यही है और बोर्ड भी इन्हीं को उत्तर के हिसाब से देखें तो यहीं से उत्तर माने जाते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपको क्या करना है पूरी शिद्दत के साथ और बिल्कुल ही मिस न करते हुए इस क्लास को कंप्लीट देखना है। और आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रश्न सारे अटेम्प्ट आपको करने हैं और फिर आपको लास्ट में ये भी बताना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अधातुओं का गुणधर्म नहीं है। अब देखो धातु अधातु ये जो टॉपिक है इससे बनने वाले यौगिक, यौगिक जो इसमें दे रखा है ना, वो उसका मतलब ये है कि धातु और अधातुओं से किस प्रकार यौगिक बनते हैं, किन किन के साथ अभिक्रिया करती हैं। वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कैसे बनते हैं, और जल के साथ अभिक्रिया करती है तो, या फिर अपन बात करें तो सामान्य जो धातुओं के यौगिक जो सामान्य जिंदगी में हमारे जीवन में काम आते हैं, तो वैसे यौगिक यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो निम्न में से कौन सा अधातुओं का गुणधर्म नहीं है। निम्न घनत्व, निम्न घनत्व अधातुओं का गुणधर्म है। भंगुरता, भंगुरता की बात करें यानी कि जब अधातुओं को पीटा जाता है, क्या किया जाता है, पीटने पर ये चूर्ण बन जाता है। इनका क्या बन जाता है, पीटने पर चूरमा बन जाता है। जैसे अगर बात करें कोयला, तो कोयला क्या है, एक अधातु है और कोयले को जब हथौड़े की सहायता से पीटा जाएगा तो पीटने से ये क्या बन जाएगा, कोल चूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाता है, कोल चूर्ण बन जाता है इसका। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अधातु हैं वो भंगुर प्रकृति की होती हैं, कठोर या ठोस नहीं होती हैं। फिर बात करें तो भंगुरता का मतलब है कि पीटने पर, लेकिन धातुओं में पीटने पर क्या होता था, आघात वर्धनीय होती है। वो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय। तो आघात वर्धनीय का मतलब है कि धातुओं की तो क्या बनाई जा सकती हैं, चादर बनाई जा सकती है। और आघात वर्धनीयता का गुण है जिससे क्या बनती है, चादर बनती है, लोहे की, स्टील की, जो भी जितनी भी धातु उन सभी की चादर बनाई जा सकती है। उष्मा एवं विद्युत की कुचालक, तो उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी अधातुओं का गुणधर्म है। अधातुएं क्या होती हैं, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। उच्च गलनांक, उच्च गलनांक बिल्कुल जो अधातुएं हैं उनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। बहुत जल्दी से ये गल जाती हैं, यानी कि आपके पिघलना शुरू हो जाती है। तो यहां पर बात करें तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे घरों में तांबे अथवा एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, ऐसा क्यों। हमारे घरों में जो तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, इनकी चमक है वो धीरे धीरे कम क्यों होने लग जाती है। ये जंग रहित होते हैं, जंग रहित होते तो ऐसा नहीं होता। ये अधातु के बने होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तांबा और एल्यूमिनियम दोनों धातु है, धातुएं वायु से क्रिया करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं क्या करती हैं, वायु से क्रिया करती हैं। और वायु के अंदर क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन, जिसको O2 से लिखते हैं। O2 किसका सूत्र है, ये ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो O2 के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं धातुएं, और इनके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको अगले प्रश्न में। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुएं वायु से क्रिया करके निम्न में से क्या बनाती हैं, ये देखो आगे प्रश्न आ गया। धातुएं, धातुएं की बात करें जैसे आपके सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है और लोहा है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। ये सारी धातुएं हैं, इसको क्या बोलते हैं, तांबा या कॉपर बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। फेरस भी इसके साथ लिखा जा सकता है, लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है, उसमें फिर सूत्र अलग हो जाता है। या फिर अपन गए लोहा, इसको बोल सकते हैं, लोहा या आयरन इसको बोला जाता है। ये सभी की सभी किसके साथ अभिक्रिया करती है, ये वायुमंडल में उपस्थित वायु के साथ अभिक्रिया करती है। और वायु के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और इससे ये क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धातु ऑक्साइड कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी धातुएं हैं और ये सब वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाली क्लास में एक बात की थी मैग्नीशियम जलाने की। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, हालांकि ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो वो संतुलन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम तो पहले से ही था और क्या बनना है, ऑक्साइड। तो यहाँ पर धातुएं क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं। धातुएं जैसे ये सोडियम है और ये जल है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, तो यहां पर बनता है हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनाती है धातुएं, क्या बनाती हैं, जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जैसे यहां पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम है और जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड, और जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑक्साइड कब बनता है, जब वायु या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनता है। आगे बढ़े, और देखो यहाँ पर सोडियम है और एक आपके मैग्नीशियम के साथ अगर जल की क्रिया हो जाए, अभिक्रिया, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लासों में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं आपको पता होगा। निम्न में से किसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, लकड़ी बिल्कुल नहीं, तांबा भी नहीं, कॉपर भी नहीं, सोडियम आपका बिल्कुल करेक्ट हो। अब सोडियम का प्रतीक पूछ ले तो ये सोडियम का प्रतीक है। ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। ये हालांकि अब बहुत आगे की बात है, आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो सोडियम 11 नंबर पे आता है और सोडियम का Na से लिखा जाता है। ये क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील धातु है। अत्यंत क्या है, क्रियाशील धातु। क्रियाशील धातु की अगर बात करें तो अत्यंत क्रियाशील मतलब ये खुले में रखने पर क्या होता है, अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। ये सोडियम धातु है, वो खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और आग किसके साथ पकड़ता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो देखो हमने अभी पढ़ा था, वहां पर मैंने पूरी बात आपको नहीं बताई। सोडियम है, वो जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये सोडियम, ये जल है, ये क्या है, जल है। तो जल के साथ जब सोडियम अभिक्रिया करता है तो यहां पर मैंने ये तो बना के आपको बताया था, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके साथ ही कौन सी गैस बनती है, H2 गैस बनती है। H2 गैस बनती है और इस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोक्साइड आपको ध्यान में रखना, धातु चेंज होता ही सोडियम की जगह अगर यहाँ मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो अलग अलग है वो अलग अलग बनते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और इसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, पहला ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ऑक्सीजन है वो हम श्वसन के तहत काम में लेते हैं और ये जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये हम श्वसन के दौरान छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑर्गन गैस की बात करें तो ये एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की बात करें तो ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और इसको भरा जाता है बल्ब के अंदर। जो कांच वाले बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहे, जिनमें कांच वाले बल्ब आते थे, उनके अंदर इसको भरा जाता है ताकि वो जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, बल्ब के अंदर क्या होता है? फिलामेंट होता है। जो तार आपको दिखाई देता है उसको फिलामेंट बोलते हैं और ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन को लिखा जाता है W से। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? W। इस टंगस्टन की लाइफ यानी कि उम्र बढ़ाने के लिए अक्रिय गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? देखो, आपने चैप्टर नाम सुना होगा अम्ल। कुछ चैप्टर होते हैं अम्ल क्षार, ऐसे आपने पढ़े भी होंगे। तो अम्ल या क्षार दो चीजें आपने पढ़ी होगी। अम्ल या क्षार एक लवण भी होता है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है? कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, ये आपको बताना है। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो धातु, जैसे हमने सोडियम की बात की, इसके ऑक्साइड कब बनेंगे? जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं ये आपको बताना है। बताइए, देखें फटाफट से। 2 मिनट का समय है आपके पास। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल। तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर बनाती हैं। तो अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके, जैसे धातुएं ऑक्साइड बना रही थी, वैसे अधातुएं भी क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं वायु के साथ अभिक्रिया करके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर निम्न में से किसका निर्माण होता है? सल्फर की अभिक्रिया करवानी है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो वहां पर हम अभी बात कर रहे थे कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड ये किस प्रकृति के होते हैं? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होंगे? तो अधातु के जो ऑक्साइड है वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या बनता है? जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या बनता है? तो अधातुओं की बात करें तो जैसे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही थी? आपकी हाइड्रोक्साइड बना रही थी। तो इसमें हाइड्रोक्साइड बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो अधातु जल या फिर हम बात करें जल वाष्प, तो ये दोनों के साथ ही अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो अधातुएं अभिक्रिया नहीं करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। तो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनता है? तो यहां पर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें यहां पर बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये दोनों ही चीजें यहां पर बनती है।
अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसमें तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं? तांबे के तार किसमें प्रयुक्त होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें बिजली के उपकरण, तो बिजली के उपकरण बनाने में तांबे के तार प्रयोग लिए जाते हैं। रेडियो में काम आते हैं, विद्युत वाहक तार में काम आते हैं। उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। किसमें तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं? तो बिजली उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार, इन सभी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है? थर्मामीटर के अंदर तो हमने एक धातु पढ़ी थी, और एक धातु ऐसी थी जो कमरे के ताप पर या बात करें सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं? द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें? द्रव अवस्था में। तो ऐसी कौन सी धातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऐसी धातु है पारा, जिसको Hg से लिखा जाता है, और इसी को मरकरी कहा जाता है। तो इसका उपयोग होता है थर्मामीटर के अंदर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन की बात करें तो ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन एक अधातु है जो कि क्या होती है? चमकदार होती हैं। ये बिल्कुल विस्तार से पिछली क्लास में बताया, सब कुछ पढ़ सकते हो आप वहां जाकर। ग्रेफाइट, ये भी क्या है? अधातु है। ये भी अधातु है, लेकिन विद्युत की सुचालक होती है। ये विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये अधातु हैं। ये भी तीनों देखो, तीनों ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रेफाइट, तीनों अधातु हैं, और तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट अधातु हैं। इनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक मतलब जो हम घरों में प्रयुक्त होते हैं, घरों में जो साधारण नमक प्रयुक्त होता है उसकी बात की जा रही है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, और इस NaCl को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो साधारण नमक जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, और सूत्र पूछे तो NaCl हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड किसमें? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? इसको बोला जाता है धावन सोडा। जो आपके यौगिक दे रखा ना, ये यौगिक है धातुओं के, यौगिक वाला टॉपिक दे रखा है, ये आपके यौगिक है। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? धावन सोडा बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है? खाने का सोडा। इसको क्या बोला जाता है? खाने का सोडा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इनके सूत्र भी आपको पता होने चाहिए। जैसे धावन सोडा की बात करें तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। अगर NaCO3 नहीं मिलेगा तो आपको ये भी मिल सकता है NaCO3.10H2O, इतना लंबा भी मिल सकता है। खाने के सोडे के सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न, गंधक या सल्फर। देखो, गंधक किसको कहा जाता है? सल्फर को। इसको S से लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अम्ल के निर्माण में। अम्ल वो खाने वाला अम्ल नहीं, तेजाब की बात कर रहे हैं। औषधियों के निर्माण में, बारूद के निर्माण में, उपयुक्त तो सभी में। तो इस गंधक या सल्फर का प्रयोग है वो सभी में किया जाता है, अम्ल, औषधियां और बारूद निर्माण। अगला प्रश्न देखो, दियासलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किसका उपयोग किया जाता है? दियासलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किसका उपयोग किया जाता है? गंधक, सल्फर, लाल फास्फोरस, ग्रेफाइट, इसका किया जाता है। तो गंधक और सल्फर तो एक ही चीज हो गई, अभी हमने बात की थी बारूद में इसको काम में लिया जाता है। लाल फास्फोरस की बात करें तो इसका प्रयोग दियासलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंसिल के अंदर जो लिखने वाला भाग होता है वो ग्रेफाइट होता है, शीशे की जगह इसको काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर में कौन सा? पारे का उपयोग किया जाता है। किसका? पारा का, जिसको Hg से लिखा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं।
फिर आता है इलेक्ट्रोड बनाने में, तार बनाने में किसका उपयोग होता है सबसे ज्यादा, तांबा, या जिसको कॉपर से लिखा जाता है और इसका प्रतीक होता है Cu। पेन बनाने में प्लास्टिक वगैरह काम आते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाने में किसका काम लिया जाता है, ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है। आपने विद्युत अपघटनी के चित्र वगैरह देखे होंगे, पढ़ा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोड है वो किससे बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। अगला है सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, आपने नाम सुना होगा 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना। तो ये सोने की शुद्धता मापने का जो इकाई है वो क्या है, कैरेट है। क्या है, कैरेट। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। 24 कैरेट का मतलब है बिल्कुल ही शुद्ध सोना, बिल्कुल ही शुद्ध सोना। 22 कैरेट का मतलब है कि 22 भाग तो क्या है, 22 भाग तो है सोना और 2 भाग इसमें क्या है, अन्य धातु है। क्या हो सकता है, तांबा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 भाग क्या है, अन्य धातु है। तो इसका मतलब होता है 22 कैरेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्या कहलाती। यानी कि ना तो उसमें जंग लगती है वायु जल के कारण, ना अम्ल के कारण जंग लगती है, अम्ल क्षारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी धातुएं क्या कहलाती हैं। तो ऐसी धातुएं अशुद्ध धातुएं कहलाती हैं, नहीं। मिश्र धातुएं, नहीं। तो ऐसी धातुएं क्या कहलाती हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्कृष्ट धातुएं मतलब ये अक्रिय होती हैं। जैसे अक्रिय मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे बात करें तो गोल्ड यानी कि सोना है, वो बहुत ना के बराबर अभिक्रिया करता है, इसी कारण इस पर जंग नहीं लगता है और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा प्लेटिनम की बात करें तो ये भी आपके बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इनमें ये बिल्कुल अक्रिय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है। क्रोमियम, निकेल, सोना। तो सोना तो कोई नहीं मिलाता स्टेनलेस स्टील में, तो क्या मिलाया जाता है यहाँ पर, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है। और ये स्टेनलेस स्टील क्या है, ये एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं, मिश्र धातु कहलाती हैं। और ये 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पीतल में शामिल होता है। पीतल में क्या क्या शामिल होता है। तो पीतल की अगर बात करें तो पीतल के अंदर जस्ता और तांबा शामिल होता है। दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये भी एक मिश्र धातु है पीतल। इसी प्रकार एक मिश्र धातु होती है कांसा। और आगे देखो, मिश्र धातुएं होती हैं 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु की निश्चित मात्रा का मिश्रण, बिल्कुल सही है। धातु या अधातुओं का समांगी मिश्रण, उपयुक्त दोनों, बिल्कुल दोनों सही है। धातु अधातुओं में विषमांगी मिश्रण नहीं होता, समांगी होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कह दो या मिश्र धातु कह दो, एक ही बात है। तो मिश्र धातु कौन सी नहीं है, कांसा होता है, तांबा होता नहीं है, पीतल होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। तांबा आपके एक खुद धातु है, मिश्र धातु नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, वह धातु जो विद्युत की सुचालक होती है, वह अधातु। अधातु बतानी है जो विद्युत की सुचालक होती है। कोयला विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कोयले से विद्युत बनाई जा सकती है। गंधक है विद्युत का सुचालक नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा बचा आपके पास, यहाँ पर बचा हमारे पास ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ये एक अधातु है। क्या है, अधातु है, फिर भी ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विद्युत की सुचालक होती है कौन, ग्रेफाइट। तो ये थी आज की क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट भी आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, अलग अलग तरह से करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन भी वहाँ पर, क्विज वगैरह मिलती है। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस क्लास के स्क्रीन पर अभी भी आपको दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।